गुलिस्तान न्यूज़ के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुश आमदेद करते हैं नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं, सियासी समाजी और माशी सूरत हाल पर बात करते हैं, गुफ्तो शनीद होती है, बहस और मुबाहिसे तज्ज़िये और तबसरे इस प्रोग्राम में होते हैं। और इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ असम्बली हलकों का दौरा करती है। मकामी MLAs के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान को इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है और साथ साथ इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सेक्टर्स को लेकर बात करते हैं और स्टेक होल्डर्स को इस प्रोग्राम में हम मदऊ करते हैं। कोशिश रहती है कि उन मसाइल का हम इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएं जो मसाइल हुकूमत की नज़रों से ओझल रहते हैं। आज गुलिस्तान न्यूज़ की टीम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सरहदी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कस्बा उड़ी के तहसील बुनियार में पहुंची है। बात होगी यहाँ बुनियार की तामीर तरक्की और यहाँ के बुनियादी मसाइल को लेके। हुकूमत का 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, असेंबली का सेशन भी इस वक्त जारी है, लेकिन जब हम बुनियार की बात करते हैं तो बुनियार में क्या कुछ तब्दील हुआ है, क्योंकि 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक अवामी हुकूमत की तश्कील हुई है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले इस प्रोग्राम में आज के अपने खास मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपको तारुफ कराते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं लाला अशरफ साहब, जो कि एक समाजी कारकुन हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं मोहम्मद अफजल डार साहब, ये भी सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। हमारे आज के एक और मेहमान हैं फैसल इकबाल साहब, ये भी एक समाजी कारकुन हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं इस प्रोग्राम के एडवोकेट शब्बीर अहमद साहब, जो कि आम आदमी पार्टी को यहाँ इस प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। आज के एक और हमारे मेहमान हैं मोहम्मद इस्माइल खान साहब, जो कि DDC बुनियार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और MLA उड़ी की रिप्रेजेंटेटिव है, उनके आज वो जवाब देंगे। साथ साथ हमारे आज के एक और मेहमान है गुलाम मुजुद्दीन शाह साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे आज के एक और मेहमान है खालिद लोन साहब, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। एडवोकेट राबिया जी हमारी आज के एक और मेहमान है इस प्रोग्राम की, अब अपनी पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट करती है, इलेक्शन भी इन्होंने यहाँ पे लड़ा था। हमारे आज के एक और मेहमान है गुलाम नबी शेख साहब, ये भी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव है और एक्स सरपंच भी है। आज के हमारे एक और मेहमान है एडवोकेट ऐसे खालिक साहब, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी बात भी प्रोग्राम में होगी। हमारे आज के एक और मेहमान है एडवोकेट शेख मुनीब साहब, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज है उड़ी के। बात हो रही है यहाँ बुनियार के मसाइल को लेके इस प्रोग्राम में क्या कुछ है। सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा DDC साहब से। पहला सवाल आपसे यही है कि तकरीबन 1.5 साल हुकूमत का हुआ है, बुनियार की आवाम जानना चाहती है कि MLA साहब ने ऐसे क्या कुछ करके दिखाया जिस पे नाज करे MLA भी और आप लोग भी। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो हमने आवाम के अंदर एक एतमाद बहाल किया, जो अनसिस्टिटी थी लोगों के अंदर, जो एक पॉलिटिकल गैप था, ए पॉलिटिकल गैप बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने ख़त्म किया और वो डायरेक्ट लोगों के अंदर आ गए और लोगों के यहाँ के मसाइल जो हैं वो हल किए। जो यहाँ नहीं हल हुए वो अपने स्टेट में हल करवाए, जो यहाँ नहीं आए उनके इश्यूज़ को जो है असेंबली तक उन्होंने जो है रेज करवाया। लेकिन बुनियार की आवाम तो कहती है कि हमारे यहाँ उड़ी में 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ अंधेरा छाया हुआ। सुनिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है कि ये बर्फ़ है, बर्फबारी में जो है अमेरिका के अंदर भी पावर 19 लाख लोग जो थे अमेरिका के अंदर बगैर पावर के थे। ये अमेरिका नहीं है जनाब, ये कश्मीर है। इसमें जो है हमारी बर्फबारी हुई, अचानक बर्फबारी हुई और हमारा जो है 20 MVA का ट्रांसफार्मर जो है वो लोअर जेहलम के अंदर वो डैमेज हो गया और हमारे ऑनरेबल MLA ने उसी दिन जाकर कमिश्नर सेक्रेटरी से, चीफ इंजीनियर से रब्ता किया और ये जो है इसको उन्होंने रिस्टोर कराने की, लाने की जो है लगभग 1.5 हफ्ता उन्होंने मांगा है हमसे कि 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये 20 MVA का ट्रांसफार्मर जो है वो हम आपको भेजेंगे। और इनको पता होगा, ये सब लोग, यही ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ था, हमें 3 साल लग गए थे। मैं उन सड़क पर बैठा हुआ था, मैं खुद सड़क पर बैठता था इस ट्रांसफार्मर के लिए, 3 साल लग गए थे। आप कह रहे कि बुनियार में बिजली भी आई और नया यहाँ पे माहौल भी बना। बिजली आएगी और आज मैं आपको कह रहा हूँ, आपके इस प्रोग्राम में इतने सुनने वाले हैं कि आज हमने बुनियार को
اور نشارہ کو جو ہے شیری کے ساتھ گریڈ کر دیا. اور ابھی ہم پورا میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ کو جو ہے پاور جو ہے جو کٹوتی شیڈول کے مطابق پاور ہے ہی ول بی ریسٹورڈ. آپ کہہ رہے ہیں 1.5 سال میں بنیار میں تبدیلی آئی ہے. محی الدین صاحب آپ ذرا جواب دیجئے. پاور کی بات اپنی جگہ پہ 1.5 سال حکومت کا ہوا ہے. جب ہم بنیار کی اس تحصیل کی بات کرتے ہیں کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں جو ایم ایل اے صاحب نے یا اس نیشنل کانفرنس کی حکومت نے یہاں پہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے جو تبدیلی پچھلے 15 دن سے آبزرو کر رہے ہیں، جس طرح اسماعیل صاحب نے کہا یہ امریکہ نہیں ہے. واقعی امریکہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، ہمیں وہاں تک پہنچتے ابھی کئی سو سال لگیں گے. مجھے لگتا ہے اس 1.5 سال کے وقفے میں ہم جہاں پہ تھے کھڑے تھے وہاں سے اور زیادہ پیچھے چلے گئے. کبھی تک آج تک میری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کبھی 20 دن یا کنٹینیوسلی پاور بند رہا ہو. اس سے پہلے بھی برف گرتی رہی اور سب سے زیادہ یہ پہاڑی علاقہ یا اس سے زیادہ برف گری ہے اس سے پہلے بھی، لیکن کبھی بھی پاور ریسٹوریشن آفٹر 20 اور اسٹل ابھی تک نہیں ہوا ہے. میں یہ کہوں آپ سے، ہمارے یہاں 820 کے آس پاس میگا واٹ جو ہماری بجلی ہے یہ ہماری اڑی جو ہے یہ دیتی ہے. اس میں سے 12% بجلی جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ کو دی جاتی ہے. 12% جو اس لیے تھی کہ یہ جہاں پہ پروجیکٹ ایریاز بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ پاور جو ہے مفت کی شکل میں دیا جائے، یا نیشنل کانفرنس جو ہماری اس وقت رولنگ پارٹی ہے وہ اس کو سبسڈائز کرے، یعنی سبسڈی لگا کے ان لوگوں کو سستے میں یہ بجلی فراہم کرے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنی اسٹیٹ ٹیرف لگا رہی ہے، اس پہ وہی بجلی ہمیں مہنگے داموں پہ بیچ رہی ہے. اب مہنگے داموں پہ بھی ہم خرید رہے تھے، لیکن آپ یقین کریں پچھلے 15 دن سے ایک نیا شیڈول آیا کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ کو بجلی ملے گی 1 گھنٹہ. تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، چلو جب تک ٹرانسفارمر آ جاتا ہے تب تک لوگ یہ چیزیں جو ہیں یہ سفر کر رہے ہیں، چلو برداشت کر لیں گے. 5 دن 10 دن 15 دن آج 1 مہینہ ہونے لگا، میرے خیال سے ہو بھی جائے گا. تو ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد جو بجلی آتی تھی، میں نے کیلکولیٹ کیا ہے صرف 19 منٹ کی بجلی آئی. 19 منٹ کے بعد وہ بھی چلی جاتی تھی. یعنی ہمیں یہ امریکہ کے ساتھ جوڑا گیا کہ ہمیں اب 19 منٹ کی بجلی مل رہی ہے. اور سب سے بری بات یہ لگی، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اوڑی میں اور یہاں بنیار بلا اس تحصیل میں پوری رات اندھیرا رہا، مسجدوں میں لوگ گئے. شب برات میں وہ 19 منٹ کی بجلی بھی نہیں آئی. جب وہاں بجلی کی کوئی فراہمی نہیں ہوئی تو لوگ گھروں میں آ کے انہوں نے شب کیا. یہ انہوں نے بھی ایسا کیا ہوگا، یہ سارے لوگ جانتے ہیں، نیشنل کانفرنس کے ورکر بھی جانتے ہیں، نیشنل کانفرنس کے لیڈروں کو بھی پتہ ہے کہ اوڑی کا اس وقت سب سے برا حال ہے. تو آپ اگر اس وقت یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم امریکہ سے بھی آگے نکل گئے تو مجھے نہیں لگتا ہے ہم ابھی امریکہ سے آگے نکل گئے. ٹھیک ہے خالد صاحب، ذرا آپ بھی اپنے لب کشائی کیجئے. جیسے ڈی ڈی سی صاحب این سی نے کہا کہ امریکہ میں بھی برف باری ہوتی ہے تو ہمیں کیوں آپ الزام عائد کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس بنیاد کی تعمیر اور ترقی کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی جب ہم لاسٹ 1.5 ایئر کی بات کرتے ہیں؟ اور جہاں تک یہ بجلی کا سوال ہے، یہ آج ہی نہیں ہوا، یہ بجلی کا قصہ یہاں کئی سالوں سے چلتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم نومبر میں پہنچتے ہیں تو ہمیں بجلی یاد آتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا. جب ہم اپریل میں آتے ہیں تو ہم اس بجلی کے قصے کو بھول جاتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہو رہا ہے، یہ پہلے سے چلتا ہے. یہ 3 مہینے ہم رونا دھونا لگاتے ہیں بجلی کا اور اپریل میں اس کو بھول جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سرکاریں جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. آج جو ہے آج بجلی کا بہت برا حال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کہنا کہ بڑا دن تھا پھر بھی بجلی میسر نہیں ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل خود بھی بات کی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ سے، وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی کہنا درست ہے کہ ابھی ہمارا جو انفراسٹرکچر جو ہونا چاہیے تھا بجلی کو لے کے یہاں وہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات ہمارے اوڑی بنیار کے لوگوں کے لیے یہ کہ ہم 850 میگا واٹ بجلی یہاں جنریٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یہاں دیکھیں شام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اندر چاروں طرف 24 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، لیکن باہر ہم رہنے والے جو یہاں کے بسنیک ہیں ہم اندھیرے کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ قصہ جو ہے یہ بہت پہلے سے چلتا آیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اب اس بار ہم لوگ اس چیز کو طے کر لیں کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے اور یہ سال پورا بجلی کے اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے. ایڈوکیٹ رابعہ جی، آپ الیکشن میں بھی آپ نے کانٹیسٹ کیا تھا. جب ہم بنیاد تحصیل کی بات کرتے ہیں، آپ چونکہ اسی کانسٹیچوئنسی سے تعلق رکھتی ہیں، گورنمنٹ کا 1.5 سال ہوا ہے، اسمبلی سیشن جاری ہے، کس طرح سے آپ پرفارمنس کو اوورآل گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں، اور خاص کر جب ہم بنیاد کے کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پرفارمنس کی سوال ہے، میں اتنا کہوں گی دس گورنمنٹ ہیز میزریبلی فیلڈ آن گراؤنڈ.
बेहतर होता अगर हमारे पास इस वक्त हमारे जो एमएलए साहब है वो होते, तो अब उन्होंने इस्माइल साहब को यहाँ भेजा है अपने बिहाफ पे। इस्माइल साहब को जवाब देना चाहूँगी कि भले ही आप हमें कंपेयर कर रहे हैं यूएसए के साथ या किसी और डेवलप्ड कंट्री के साथ, लेकिन बर्फबारी जो है वो कश्मीर में पहली बार नहीं हुई है। जो विंटर है वो उड़ी में पहली बार नहीं आया है। ये दिस इज़ एन इनएविटेबल ट्रूथ कि 2 महीने जो है बर्फबारी है, 2 महीने जो है हार्श विंटर्स है कश्मीर में, पर्टिकुलरली विद द हाई रीच ऑफ द उड़ी। ठीक है, तो इन्हीं 2 महीनों में पोल्स क्यों याद आ जाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन्हीं 2 महीनों में क्यों याद आ जाता है कि हमें ये तारें ठीक करनी है, हमें ये पोल्स इंस्टॉल करने हैं। क्या ये पिछले बाकी के महीनों में नहीं हो सकता? दूसरी चीज़, हमारे 4 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। जहाँ तक मोहरा पावर प्रोजेक्ट का सवाल है, आप मुझे बताइए, ऑलमोस्ट 1.5 साल आपकी हुकूमत को होने को है, आप मुझे बताइए 2 सेशंस असेंबली के हो चुके हैं, आपके एमएलए साहब ने उन 4 पावर प्रोजेक्ट्स का नाम कहाँ पे लिया है? आपके एमएलए साहब ने उन पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर उड़ी के जो इंटरेस्ट है उसकी बात कहाँ की गई है? आपके एमएलए साहब ने उन पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर जो CSRs बने हैं, हमारा वेलफेयर जिसके साथ जुड़ा है, उड़ी के हर एक बाशिंदे का वेलफेयर जिसके साथ जुड़े, उसकी बात कहाँ पे हुई है? हम पिछले 2 महीने से बिजली नहीं देख रहे हैं, एंड वी एक्सपेक्ट कि इन 2 महीनों की हमें बिल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने हमें यहाँ मीटराइजेशन तो पूरे को अभी की नहीं है, लेकिन हर महीने एक आम इंसान को, PHH होल्डर को, AIY वाले को 1500 रुपये की बिल डाल देते हैं। अब हम पिछले दिनों से बिजली देख नहीं रहे, तो बिल कैसे आ सकती है? नंबर 1। अब दूसरी बात हमारी है, 1.5 साल इस हुकूमत को हो चुका है। आप मुझे बताइए, एजुकेशन सेक्टर में मुझे एक इंस्टेंस दीजिए कहाँ पे हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन अपग्रेड हुआ है। आप हेल्थ सेक्टर में चलिए, आपके 3 PHCs हैं, आपके 2 PSCs पार है, आपका 1 PSC, 2 PSCs आपके टोटली इक्विवेलेंट टू डिफंग है, जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता वहाँ कोई डॉक्टर आता भी है नहीं आता। आपका 1 PSC पड़ा है। अब आप एक बार नज़र दौड़ा के देखिए, शुमाली का बंदा, यहाँ से खचादारी का बंदा और वहाँ से मोहरा अपर मोहरा का बंदा, वो आपके इस 1 PSC पे डिपेंडेंट है। आपने क्या किया इस हेल्थ सेक्टर को लेकर? आपने क्या किया इस हेल्थ जो सेक्टर है उसको लेकर? पिछले 4 महीने से NHPC को लेकर साइलेंट प्रोटेस्ट पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, असेंबली के किस सेशन में आपने वो बात उठाई है? ये है बेसिक जो हमारे पास यहाँ पे जो इस गवर्नमेंट का फेलियर है। आपका यही मानना है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक मसाइल की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, बाकी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट का फेलियर है? मिजरेबली दिस गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं जुटला सकती कि हमारे इलाके में अगर कहीं पे आग लगती है, कहीं पे कुछ होता है, आर MLA इज़ देयर, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, ही इज़ रीचेबल। कहीं कि किसी के घर में आग लग गई, खुदा न खासा कोई हादसा हो गया, वो वहाँ। लेकिन क्या हमारे MLA साहब को पता है जिसके घर में आग लग गई, जो घर जल गया, उसके बाद क्या हुआ? क्या उसको फर्स्ट एड मिला जी? क्या वो रिहेबिलिटेट हो गया? क्या उसके पास शेल्टर है? आप इसी तरह से, क्योंकि लोग यहाँ पे अपर रीच पे रहते हैं जहाँ किसी का कुछ पता नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा, हम बेसिक फैसिलिटीज़ से 2-4 हैं। हम तो इस टाइम एसेंशियल से 2-4, लग्जरी की तो बात ही नहीं है। अमेरिका तो पहुँच ही नहीं सकते, वो तो बहुत लंबी कहानी है। सही बात है। आप कह रही हैं कि बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उसका यहाँ पे फुकदान है। शेख साहब, आप एक्स सरपंच भी रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम आपके गाँव के या आपके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ देखते हैं कि कोई काम हुआ है इस 1.5 साल के दौरान? या आप भी जैसे राबिया जी ने कहा कि लग्जरी तो दूर की बात है, अमेरिका तो दूर की बात है, आप जनाब हमें ये बताएं कि जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़, हमारा राइट है, हक है, उसकी बात तो करें। पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम जो हैं हमारे इलाके में किए जा रहे हैं ताकि हमारी हुकूमत और हमारे लोग अवेयर हो जाएं कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करती है। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को कितने पावर्स हैं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और इसलिए इसके पावर्स बहुत कम हैं। जो लोग एक्सपेक्ट करते थे, जिसके लिए हमने अपनी हुकूमत चुनी थी कि पब्लिक नुमाइंदगी होगी, वो हो नहीं पाई। सबसे बड़ी बात जो है, जो अभी हमारे बहुत सारे नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने उठाई बात, वो है बिजली की। सर, आप देखते हैं कि सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ 70 से पहले बना है, और उससे पहले मोहरा पावर हाउस जो है हमारा, ये 19th सेंचुरी की जो है कंट्रीब्यूशन है, वो भी डिफंक्ट है। और LGP पर जो है हमारा 20 kV का MES का ट्रांसफार्मर जो है जल गया। हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास प्रोविज़न नहीं है कि इसका सब्स्टिट्यूट रखे कि भाई इनको तुरंत बिजली पहुंचाई जाए। जैसे बहुत सारों ने बात की
کیا ہمارے پاس صرف ایک 20 کے MVS کا ٹرانسفارمر یہاں تھا؟ یہاں 2 20 کے ہیں، اور ہماری جو ضرورت ہے وہ تقریباً 54 MVS کی ضرورت ہے، اور 40 پر روٹیشن کر کے ہمیں پاور دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ تو فرام دا ویری بگننگ جو ہے، چاہے وہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہو چاہے ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، یہ دورنگی پالیسی جو ہے صرف ہماری اوڑی کانسٹیچوئنسی کے ساتھ ہو رہی ہے ان آل ریسپیکٹس. بجلی ہو چاہے ہمارا جنگل ہو، اس وقت ہمارے پاس سادھن نہیں ہے لکڑی لینے کا. ہمارا کوئی یہاں ٹمبر سیلز ڈپو نہیں ہے، اور نہ ہی فائر ووڈ کا کوئی ڈپو ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو جنگل میں آگ لگتی ہے دوڑتے ہیں بجھانے کے لیے، جب تک ڈپارٹمنٹ پہنچے گا ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا؟ یہاں کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے یہاں سے جو ہے ٹوٹی ہوئی لکڑی لائیں وہ اور اس سے استفادہ کریں. صحیح بات ہے. آپ بھی یہی مایوسی کا اظہار ہی فی الحال کرتے ہیں. خالق صاحب، آپ ذرا اپنی بات رکھیں، چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ میں ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی کو ریپریزنٹ یہاں پہ کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ کہ جب ہم حکومت کو دیکھتے ہیں 1 سال کی پرفارمنس، یا آپ کے اس تحصیل میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے MLA صاحب نے کتنا کام کیا ہے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور جیسے ہمارے DDC صاحب نے کہا کہ ہم اس کو امریکہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. اٹ از بائی پرولیج. جو بھی پارٹیز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز کے بیچ میں آج پہلی بار آیا ہوں. مجھے آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اس میں ہر سیاسی دھڑے سے تعلق رکھنے والے، ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے. اب جو بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی بات رکھی. آپ نے جو مدعے اور جو معاملات یہاں پہ اٹھائے ہیں یہ ڈے ٹو ڈے گورننس کی بات ہے، ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں جس پہ انہوں نے اپنی بات رکھی. میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں بیکاز انف ہیز بین اسپوکن اباؤٹ بائی دی ادر اسپیکرس. اب آپ نے مارجنلائزیشن کی بات کی. آف کورس آئی ہیو اے فیلنگ that I am representing a marginalized portion of the society, sub-division of this Uri. پچھلے 1-1.5 سال سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں Uri has been declared as پہاڑی ایتھنک گروپ. اس میں ایک ایشو یہاں پہ اس وقت بڑا برننگ ایشو ہے جس میں سیاسی لوگوں کا ایک ٹیک ہونا چاہیے تھا. What is the take of National Conference on that? What is the take of Congress on that? What is the take of BJP on that? What is the take of PDP on that? Because all these people represent different political parties. But I'm really happy that they represent first to Uri. They represent this area. And after the representation, everybody among them wants to rule the Uri. So basically they have to talk about the society first. They are the people who are representing the society, and if there is a burning issue within the society, politically the youth of this area, mostly the educated youth, they are feeling marginalized. They are feeling to be made the political scapegoats because whole of this subdivision of Uri, یہ جو ہے یہ ایک ہی جگہ ہے. People are living under the common conditions. ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی سوسائٹی ہے، ایک ہی اٹھنا بیٹھنا ہے. ایوری تھنگ از دیئر. جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کو، ایک برننگ ایشو اگر ہے یہاں پر کہ بھائی who belongs to پہاڑی گروپ اینڈ who does not belongs to پہاڑی گروپ, they are silent about this. ہم تحصیلدار کے پاس جاتے ہیں. Is there any contradiction between the Pahadis and non-Pahadis in your area? جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، جو آپ مارجنلائزڈ کی بات. Exactly. All of these parties, they are not speaking on it. جو ہمارا جو MLA صاحب ہے, he should speak on it, that whether this Uri, it is a one community or they are dividing it into Pahadis, into Gujars, into non-Pahadis. آپ کی بات سمجھ آ چکی ہے. منیب صاحب، آپ PDP کو یہاں پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. کس طرح سے آپ بنیاد میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم تعمیر ترقی کی بات کرتے ہیں، 1 سال سے زیادہ حکومت کا وقت ہے، ہر ایک نے اپنی بات سامنے رکھی ہے، تو ہاؤ ڈو یو سی؟ تو سب سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے DDC صاحب نے ابھی کہا، انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا، تو اسٹیٹمنٹ میں اتنا میں بولنا چاہوں گا، دیئر از بگ ڈفرینس بٹوین لیڈر اینڈ اے پولیٹیشین. جب ہم کسی جگہ پہ سیاست میں پاور میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ کنسیڈریشن رکھنی چاہیے
کہ مجھے ایکٹ کر لینا چاہیے لائک اے لیڈر ناٹ اے لائک اے پولیٹیشین، کیونکہ پولیٹیشین کبھی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن لیڈر جو ہے وہ عوام کے لیے لڑتا ہے۔ تو آپ کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے کیا تبدیلی دیکھی اوڑی کانسٹیچوئنسی میں الیکشن ہونے کے بعد؟ تو اس چیز کو میں تھوڑا سا سب بھائیوں کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا۔ تبدیلی ہم نے اتنی دیکھی جتنا آسمان اور زمین ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ ایل جی حکومت تھی۔ ایل جی حکومت میں شاید کام ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوتے تھے اور لوگوں کی بات کو سنا جاتا تھا۔ اگر لوگ اپنی گریونس کہیں پہ رکھتے تھے اور ایڈمنسٹریشن کو بھی اس چیز کا ڈر رہتا تھا کہ ایل جی آفس سے فون آئے گا اور وہاں سے ہمیں ڈانٹ پڑے گی، اور اس کے بعد بھی لوگ ان دنوں بھی مطمئن صحیح طریقے سے نہیں تھے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت سے بہتر تھی ایل جی حکومت۔ ہم نے ووٹ دیا، ہم نے پورے جموں کشمیر نے ایک اسمبلی چنی، جموں کشمیر کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم کئی 8-10 سالوں سے پریشان ہیں، تو اب اس پریشانی کا ازالہ ہم کو دیکھنا ہے، ہمیں کوئی ایسا راستہ دیکھنا ہے جہاں پہ ہماری جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو چنا، اس میں ہم پی ڈی پی ہماری جماعت، میں نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا، لوگوں نے اس ٹائم ووٹ نہیں دیا۔ یہ لگا کہ نہیں، ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیں گے جو یہ ہمارا سینیریو، ایک ڈر ایک خوف کا سینیریو جو ایک ماحول بنا ہے اس سے لوگوں کو نکالا جائے۔ اب چینج کیا ہے؟ چینج یہ ہے کہ بے روزگاری چینج ہے۔ یہاں کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان اس وقت وہیں پہ ہے جہاں پہ وہ اس سے پہلے 5 سال یا 10 سال تھا۔ یہاں کا پڑھا لکھا نوجوان اس وقت ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے بے روزگاری کی وجہ سے۔ میں ایم ایل اے ہوں، میری 3 لاکھ روپیہ سیلری ہے، میں اس پہ چلتا ہوں، اپنا گھر، اپنا سارا کچھ تام جام میرا چل رہا ہے۔ لیکن پولیٹیکلی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہاں سارا کچھ چنگا سی، تو کوئی چنگا سی نہیں ہے۔ ہمارے کشمیر میں برف آج نہیں گری ہے، برف بابا آدم جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے کشمیر میں برف گرتی آ رہی ہے۔ چینج یہ ہوتی کہ اگر ہم اس انفراسٹرکچر کو سب سے پہلے درست کرتے۔ ہمارا جو یہ سب سے بڑا انفراسٹرکچر بجلی کا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہماری اوڑی سے بجلی کتنی پیداوار ہوتی ہے؟ 720 میگا واٹ ہمارے این ایچ پی سی والے یہاں سے دلی والوں کو بیچتے ہیں۔ 105 میگا واٹ ہمارا ایل جے ایچ پی پاور ہاؤس ہے۔ اس کے بعد ہمارا مہورا پاور ہاؤس ہے یہاں، جو کہ 9 میگا واٹ ہوا کرتا تھا، جو اس وقت ڈیفنگ ہے۔ کیا یہ چینج ہے؟ جو مہورا پاور ہاؤس اس وقت ڈیفنگ تھا وہ آج بھی ڈیفنگ ہے۔ یہاں جس جگہ پہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، جس تحصیل میں، جس جگہ پہ، جس گاؤں میں، یہاں کے لوگوں نے اپنی خاص زمین، اپنی جس پہ وہ شالی اپنی اگاتے تھے، جس پہ اپنے وہ پورے سال کا راشن پانی اس پہ اپنے لیے کماتے تھے، وہ زمین 91 میں این ایچ پی سی نے ایکوائر کی۔ اس وقت ہمارے ریپریزنٹیٹیو کون تھے؟ دیٹ واز نیشنل کانفرنس۔ اس وقت ہمارے محترم شفیع صاحب تھے، اور جب یہ زمین دے دی تو لوگوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس وقت ایک نوٹیفیکیشن نکلتی ہے، نوٹیفیکیشن نمبر 139 1991 میں، جس میں این ایچ پی سی کہتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو فری بجلی دی جائے گی، پانی دیا جائے گا فری۔ آج کی حکومت ہمیں کہتی ہے اسمارٹ میٹرز لگاؤ۔ یہاں کے لوگ، یہاں کا جو غریب ہے، جو مزدور 300 روپیہ یا 400 روپیہ دن کا کماتا ہے، وہ اسمارٹ میٹر لگائے گا؟ ہماری ایڈمنسٹریشن کو یہ نہیں پتا ہے، ہمارے ایم ایل اے کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہاں کا مزدور دودرن کا مزدور کیسے اس وقت اسمارٹ میٹر لگائے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو بنی ہے، جو ان کو ووٹ دیا ہے، وہ کسی مقصد کے لیے عوام نے چنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ فیل ہوئی ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ عام آدمی پارٹی کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ 1.5 سال حکومت کا، جب اس تحصیل کو ہم دیکھتے ہیں، کانسٹیچوئنسی اوڑی کو دیکھتے ہیں، آپ کی اسسمنٹ کیا ہے اور کیا کہیں گے آپ؟ جی، پہلے میری طرف سے سب کو، یہاں سننے والوں کو اور ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں، میری طرف سے السلام علیکم۔ کہ جو نیشنل کانفرنس کی حکومت 6 سال کے بعد یہاں آئی اور اس میں کیا تبدیلیاں آئی۔ نیشنل کانفرنس کی حکومت جب یہاں اقتدار میں آئی تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کچھ وعدے کیے تھے۔ گو کہ ہم مانتے ہیں کہ ان کا 5 سال کا ٹیونر ہے، جس میں سے صرف 15 مہینے کا وقت ہوا، لیکن جو 15 مہینے گئے، انہوں نے 15 مہینے میں 15 کام بھی آج تک نہیں کر سکے۔
आप मुझे बताएं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था हम 12 सिलेंडर दिए, क्या 15 महीनों में 12 सिलेंडर किसी को मिले? उन्होंने ये कहा था कि हम 200 यूनिट जो है वो बिजली फ्री देंगे, और ये नहीं कहा था कि हम सिर्फ BPL या सिर्फ 3 रुपये वाली राशन कार्ड जो है उनको देंगे। उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर जो है UT है उसको देंगे। क्या किसी को मिला? उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो राशन देंगे, फ्री देंगे, किसी को दिया? उन्होंने ये कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख जो है नौजवानों की नौकरियां देंगे, उनका बंदोबस्त करेंगे। क्या किसी को एक नौकरी मिली? तो ये तब्दीली इनके इन 15 महीनों में आई। जहाँ तक बात जो यहाँ चल रही है डेवलपमेंट की, और उसमें मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं। बात हो रही है बुनियार तहसील में तामीर तरक्की की। 1.5 साल हुकूमत का तकरीबन हो चुका है। यहाँ के मकामी MLA की परफॉर्मेंस, हुकूमत का किरदार, यहाँ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों के नुमाइंदगान हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फैसल एक नौजवान समाजी कारकुन है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप जब हम बुनियार को देखते हैं, यहाँ की डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के रिसोर्सेज को लेके, जो आपके साथ उस वक्त वादा किया गया था MLA साहब की तरफ से, वोट दीजिए तो आपके ये मसाइल हल होंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ का, क्योंकि आप एक लोगों की आवाज़ बन के ये चीज़ कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे इसमाइल साहब ने कहा या बाकी लोगों ने बर्फ़ का जिक्र किया, पावर का जिक्र किया, मैं आपको ये बता दूं, इसमाइल साहब को मैं ये बता दूं कि अमेरिका को आप कंपेयर कर रहे हैं उड़ी से, जबकि बर्फ़ जो पड़ी है वो हम देख सकते हैं हमारे रफियाबाद एरियाज़ में पड़ी। यहाँ 16 दिन से आप मेरे साथ जाएँ, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर अभी तक बर्फ़ उठाने के लिए मशीनें नहीं पहुँची है। आप सोचो, आज 2024 के ज़माने में हमने इतनी डेवलपमेंट की है हमारी हुकूमत ने कि हम स्नो कटर की जगह उड़ी में JCBs यूज़ कर रहे हैं मशीन बर्फ़ उठाने के लिए। ये इतनी तरक्की हुई है हमारी उड़ी में। और उसके बाद जिस तरीके से पावर का इन्होंने कहा, लेकिन आज रात को पूरी उड़ी और बुनियार में 1 मिनट भी लाइट नहीं आई। क्या इसका जवाब इसमाइल साहब को देना चाहिए कि हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं? डे बाय डे हम पीछे जा रहे हैं। और प्रोजेक्टों की बात की इन्होंने, इसमाइल साहब को पता है, MLA साहब को पता है कि हमारा जो उड़ी 2nd हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके आगे हम लोग 5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बर्फ़ में भी हम लोग वहाँ बैठे हैं, और जब हम MLA साहब के पास जाते हैं, MLA साहब कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर MLA साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर ये खोखले दावे क्यों हैं? लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? मेरा ये सवाल है DDC साहब से, क्या ये जो 20 MVA का ट्रांसफार्मर जल गया है, इसको आने में और कितना टाइम लगेगा? आप MLA साहब से सवाल पूछते हैं, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो जवाब क्यों नहीं देते? अफजल साहब, आप ज़रा अपनी बात रखें, किस तरह से जैसे बाकी लोगों ने बात रखी है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम पहले शुक्रिया आप लोगों का अदा करते हैं कि आप यहाँ आए, ये प्रोग्राम किया। इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये अपना रखा। अब मसाइल तो होते रहते हैं, मसाइल चलते रहते हैं और काम होते रहते हैं। गवर्नमेंट काम करती है, सब काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो मसाइल, असली मसाइल हमारा है, जो खालिद साहब ने कहा, मैं उसकी कोड करता हूँ। हमारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। इसमाइल साहब, आप भी सोचिए, आप हमें जवाब दीजिए, आपने क्या किया उस बारे में? मैं इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, उस बारे में हमारे साथ आपने क्या सलूक किया है? हम कहाँ पहुँचे हैं इस वक्त? क्योंकि हम वो मेरा दुदन वाला इलाका है, वहाँ देखिए बाग दुदन है एक गाँव, वो बर्फ़ के नीचे बाग दुदन है वहाँ। वो क्या पहाड़ी नहीं है? इज़ ही नॉट पहाड़ी? बाबा गेल है जहाँ वहाँ अभी भी हॉस्पिटल नहीं है। इसमाइल साहब, आपने कभी तवज्जो दे दिया हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर। वहाँ से बीमार को उठा कर लाते हैं यहाँ बुनियार में। ये मसाइल होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन मेन मसाइल जो हमारा है वो ST का है। हम गुजारिश करते हैं सबों से कि इस पर नज़रसानी कीजिए। आप कौन से ST की बात करते हैं? ST तो आपको गवर्नमेंट ने दी है। हाँ। इसमें ST वो पहाड़ी को भी दी गई है, गुजर को ऑलरेडी दी। हमें यहाँ तहसीलदार साहब या SDM साहब वो इसमें तजाद डालते हैं। तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो रुकावटें पैदा करते हैं। MLA साहब तक बात पहुँची होगी। अशरफ साहब, आप अपनी बात रखें, क्या कहेंगे? मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुलिस्तान न्यूज़ ने हर वक्त लोगों का साथ दिया, आज भी आप साथ दे रहे। पावर का मसला ये चलता रहता है, ये काम आते हैं, मतलब मरकज़ गवर्नमेंट ने यहाँ आते जाती है, मगर जो यहाँ नया ये दहशतगर्दी पैदा किया इन्होंने कि यहाँ न पावर देखने वाले रहेंगे कल तक,
न लोग रहेंगे। क्यों 161 ब्रिगेड, ये स्टेट का पहला ब्रिगेड, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तब से ऐसी पॉलिसी कभी इख्तियार नहीं हुई। पुलिस रजौरी में पार्लियामेंट ने कानून पास किया, पुलिस रजौरी में करना, टंगडार और उड़ी, इनको दे दो जी एसटी, क्योंकि उड़ी में जितने भी लोग हैं यहाँ, ये सब पहाड़ी है। वो गांव है, वो पहाड़ी नहीं है। मैं इधर शहर में बैठा हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मेरा इनकम है 10 लाख रुपया महीने का, मैं पहाड़ी हूँ। जिसका इनकम 10 रुपया भी नहीं, वो पहाड़ी नहीं है। मेरा आपसे ये सवाल है, ये जो तजाद की सबने लगभग बात की है, ये क्या सिर्फ इस तहसील में है या पूरे उड़ी में? ये एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, ये किसका फॉल्ट है? ये सियासतदानों का फॉल्ट है। ये सियासतदानों का, जो कश्मीर गवर्नमेंट है, स्टेट का कानून करना है इस वक्त, असेंबली को लागू कानून पास किया, सबका साथ सबका विकास लागू करना था, उन्होंने ये नहीं किया। ठीक है, आपकी बात आप रखिए, सबका साथ सबका विकास। जी जी जी, राबिया जी कुछ कहना चाहती हैं? जी जी, आप बताएं। एमएलए साहब स्टेक ऑन इट, जो इन्होंने कहा, जो खालिक साहब ने कहा, नाउ द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। टेक ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एसटी। राइट। अब कुल मिला के बात यह है, हम ऑडियंस के पास भी आएंगे। सवाल यही है कि एसटी को लेके तजाद है, ये हमारे इस्माइल साहब है। ये सवाल दरअसल एमएलए साहब से होना चाहिए था, चूंकि अब आप रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तजाद क्या है? देखिए इमरान साहब, सबसे पहले मैं मनीब साहब का एक बात कहूँगा कि ये एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो इनको पॉलिटिकल वर्कर होते हुए नहीं है कि आई गवर्नर राज की इनको रूल की डिमांड करनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। हमने 6 साल इसके लिए रोया, ठीक है जी। इनकी भी महबूबा मुफ्ती साहिबा जी थी, बोलती थी किस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे, और जब इलेक्शन हुए इनकी जमानतें जब्त हो गई। आज फिर गवर्नर रूल की मांग ये तो कहते हैं लोगों ने आपको वोट दिया, लेकिन इसलिए वोट नहीं दिया कि हम परेशान हो जाए। सुनिए, लोगों ने हमें मनी डेट दिया है 5 साल के लिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है, इंशाल्लाह ये मैनिफेस्टो हम 5 साल में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने कहा यहाँ पर बोला काम दिखता नहीं है, काम दिखाऊंगा अभी मैं। यहाँ पर हमारे जो था, बिजली का पहले बोलूँगा, यहाँ पर हमारे जो थे 2 ट्रांसफार्मर थे। यहाँ 6 MVA था, बुनियार के अंदर भी 6 MVA था, और नूरखा के अंदर भी 6 MVA ट्रांसफार्मर था, और हमें कटौती शेड्यूल के तहत आज तक बिजली बिल। जब एमएलए साहब हमारे असेंबली के अंदर पहुंचे, इन दोनों को उन्होंने 12 MVA कर दिया। इनकी अप्रूवल भी आ गई, काम भी दोनों ग्रिडों पर जारी है। उसके बाद मैरिज असिस्टेंट स्कीम जो थी, उसमें से आपको 50,000 रुपया, 35-40 हज़ार रुपया मिलते थे। हमारी गवर्नमेंट ने उसको 75,000 किया। गवर्नमेंट की बात तो हो रही है, उसका गवर्नमेंट जवाब देगा। जब लोकल इश्यूज की बात करते, जैसे इन्होंने एसटी की बात की। सुनिए, लोकल इशू जो थे, हमारे चावल थे, 2 साल पहले हमारे स्टोरों पर लोग थे, हमारे स्टोरों पर चावलों की इतनी किल्लत थी कि कहने की बात नहीं है। हमारे गवर्नमेंट ने 40 किलो चावल जो है 30-30 किलो बढ़ा दिए, जो रह गया एसटी का मामला। सुनिए, एसटी पहले गुजरों को मिली, हमारे गुजरू भाइयों को मिली, ये 1989 की बात है। दी किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने। पहाड़ियों को मिली, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में दी। अब उसमें वहाँ कोई नुमाइंदे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डॉक्टर सजाद साहब वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, मैं वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता था। वहाँ पर कुछ लोग थे जो इस चीज़ को, पहाड़ी कमेटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने सही तरीके से जो है उड़ी की नुमाइंदगी जो है वो नहीं की जैसी उनको करनी थी। और शफी साहब के जब ये फाइल गई थी 89 में, उन्होंने फाइल पर लिखा था एज पर एरिया, कि पूरे एरिया ऑफ उड़ी को आप एसटी के दर्जे में जो है दे दो। और हमारी भी यही मांग थी कि एसटी जो दे दो, उड़ी के पूरे लोगों को दे दो। अब यहाँ पर है 3 चीज़ें हैं, पहाड़ी भी बोली जाती है, गोजरी भी बोली जाती है, और कश्मीरी भी बोली जाती है। तो इसलिए जो है ये काम ना डॉक्टर साहब का है, ना हमारी गवर्नमेंट का है, ये बीजेपी सरकार ने दी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री का और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट तक के बात पहुँचेगी, इस मसले को हल किया जाएगा। आपके पास आएंगे, ऑडियंस में कुछ सवाल आते हैं हमें। जी, सबसे पहले आप बताएं क्या सवाल है आपका, और किस सियासी जमात या क्या कहेंगे आप? मैं कश्मीरी में एक बात बोलूँगा, दपान ईद चंग त्यूत गाश, यम सारी चंग। उड़ी की ज़मीन जो है वो जरखेज़ है, और ये सब उड़ी के लीडर हैं। पहले तो मैं खुश हूँ कि हमारी उड़ी से इतने अच्छे और लीडर निकले, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हर एक लीडर अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा है कि हम सही है, फलानी पार्टी गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा लोगों की तरफ से, लोग उड़ी के सफ़र करें, 2 सब डिवीजन उड़ी के 2 तहसीलों के लोग सफ़र करें बिजली के बिना, और 1500 रुपये बिल आती है। अफसोस का मुकाम ये है कि जब बिल लेने का टाइम आता है डिपार्टमेंट को, तो वो बिजली बंद कर देते हैं। और
एक बार एक बंदा अपनी माँ का फोटो सेंड करता है जिसको ऑक्सीजन लगा था, बोला रात के अंधेरे में जो है इन्होंने हमारा ट्रांसफार्मर बंद किया है। और जब मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कहा कि इस इलाके की बिल जो है इनको पेंडिंग है। यानी उन्होंने ट्रांसफार्मर बंद ये सोच के किया कि बिल हमारी आनी चाहिए, ठीक बात है। उन्होंने उस वक्त ये भी नहीं सोचा कि कोई बंदा हमारी बिजली बंद करने से मरेगा तो नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी उड़ी की बात मैं कर रहा हूँ। हमारी ट्रांसफार्मर बंद करने से कोई ऑक्सीजन पे जो बंदा है उसकी जान तो नहीं जाएगी। उन्होंने बिजली बंद कर दी अपनी बिल के लिए, और इस वक्त 1 महीना हो गया बिजली नहीं है। अब मुझे बताइए कि कौन सा लीडर ये कहेगा कि उड़ी वालों को बिल देनी है, और इस पे जो है अगर देनी है तो किस बात की देनी है? सही बात है, इसका सवाल जो है। वो जवाब जी ये आप निगरान देने बताएं क्या सवाल है आपका और किन से? सर सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि इनने ST2 की बात की। अगर ST2 का जुल्म अगर है वो हम नौजवानों के साथ है, क्यों सर? सबसे पहली बात यह है। और जो ST2 के साथ बोल रहे हैं कि MLA साहब NC गवर्नमेंट है, शायद उनके ही लीडर इसको अपोजिशन कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं कि इनको मत दे दो। अगर त्रिकांजन का बट कास्ट का बंदा ST2 में आता है तो बोनियार का बट क्यों नहीं आ रहा है? अगर ST2 आई थी वो तो पूरे एरिया हिसाब से आई थी, एरिया वाइज, तो ये तो पूरा उड़ी एरिया में आ रहा है, पूरा उड़ी तो ST2 में आ रहा है। तो पहली बात हुई ST2 की, इन लोगों ने अपोज किया उसका। जो लोग अभी डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को कि हमारी पार्टी ने ये किया है, उनकी पार्टी की मीटिंगें करती हैं यहाँ पे, वहाँ पे कश्मीरी को बुलाया नहीं जाता है, क्यों? यहाँ के रहने वाले हैं। अगर आपका पहाड़ी मेरा नेबर है, उसको ST2 मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? वो भी उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, उसी स्कूल में पढ़ता है, तो मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। उसके पास भी RB है, मेरे पास भी RB है। रही पहली बात। दूसरी बात ही डेवलपमेंट की। जितने भी ये सब यहाँ बैठे हुए हैं सब अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। जहाँ पे ये बैठे हैं इस वक्त, ये पार्क अंडर NHPC बोनियार आती है। क्या इस पार्क में आज तक कभी डेवलपमेंट हुई? यहाँ पे ताज साहब 12 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, क्या कभी उन्होंने इस चीज़ का सोचा? बोनियार में तहसील कॉम्प्लेक्स टीन शेड में है, क्या कभी ताज साहब अगर ये बोलते हैं वो ताज साहब ने बनाया है, क्या कभी ताज साहब ने उसके बारे में सोचा वहाँ बिल्डिंग बनानी है? रही बात बाकी चीज़ों की, हॉस्पिटल्स की, बिल्डिंग उसने बनाई है, बिल निकाली है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ नहीं है, सफर उसी वजह से लोग कर रहे हैं। कहना है जनाब, दावे अपनी जगह पे, एटलीस्ट ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। इस्माइल साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने शबीर साहब आगाज़ में कुछ कहा था, तो क्या कहेंगे आप? जिस तरह से इन्होंने डिफेंड भी किया है, कहा कि 5 साल का मैंडेट है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हर डिपार्टमेंट का तफसीलन से आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ कितना जुल्म है। जैसा कि हमारी उड़ी सब डिवीज़न, मैं कहूँगा उड़ी और बुनियार, इंक्लूडिंग जो गांटा मूला का एरिया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आया है और बदमूला तक, हमारी ये जो सब डिवीज़न है इसमें 7 हमारे जो हैं ये इन्होंने ग्रिड स्टेशंस बनाए हुए हैं। उसमें से पीरनिया है, एक नौशहरा है, बुनियार है, नूरखा है, महूरा है, बांडी है और इस्लामाबाद है। और हमारा जो सब डिवीज़न है इसमें जो कंज्यूमर्स हैं अराउंड 20,000 हैं, और 20,000 कंज्यूमर का हम इनका जो मिनिमम स्लैब है जो हम इनको फ़ीस देते हैं वो मोर देन 1,000 है। अगर हम वही मान के चलें, हम ना मैक्सिमम ले लें ना मिनिमम ना डिपार्टमेंट का, हम जो रेवेन्यू दे रहे हैं पर मंथ का 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उड़ी सब डिवीज़न दे रहा है इस डिपार्टमेंट को। क्या 2 करोड़ पर मंथ देने के बावजूद भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से इतना सफ़र कर रहे हैं, महरूम रह रहे हैं? एक बात। दूसरा, हमारा जो लोअर झेलम की बात कर रहे हैं, 70s में लोअर झेलम बना और 105 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। क्या जब हम लोग सफ़र कर रहे हैं 70 से लेके 2026 तक ये लोग उसकी कैपेसिटी को इन्हांस नहीं कर सके? और उसमें भी जो पीक जनरेशन सिर्फ होती है उसमें 3 टरबाइन्स हैं, 35 मेगावाट का एक टरबाइन है, लेकिन उसकी जो पीक जनरेशन है वो सिर्फ जो है वो 60 मेगावाट की हो रही है। क्या पीक जनरेशन ये 105, अगर 105 उसकी कैपेसिटी है, क्या उसका हाफ भी ये सिर्फ जनरेट कर रहे हैं? और इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सफ़र करें। उसके बाद जो ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जी 2 ट्रांसफार्मर थे 20 के इसके मेगावाट के, हाँ, दो ट्रांसफार्मर 20 मेगावाट के थे, एक जल गया, लेकिन जलने के बावजूद भी उनकी कैपेसिटी जो है वो 12 ही मेगावाट जो है वो इस वक्त जनरेट कर रहा है। अगर 20 का है तो 12 जनरेट कर रहे हैं, क्या उसको एग्यूमेंटेशन नहीं कर सकते हैं कि वो उसकी कैपेसिटी इन्हांस हो और लोगों को सहूलियत मिले? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि लोग सफ़र करें। हो गया एक डिपार्टमेंट। दूसरा है हमारा रोड्स, बिल्डिंग्स एंड PMGSY। भाई हमारे जो खाली PMGSY ने रोड्स जो कंस्ट्रक्ट किए हैं 228.51 किलोमीटर की हमारी PMGSY की रोड्स हैं एज पर डिपार्टमेंट। और क्या
जब बर्फबारी होगी क्या 228 किलोमीटर में 1 या 2 दिन में या 3 दिन में बर्फ़ हट सकती है? नहीं हट सकती है। क्या डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए कि JCBs की जो ये इससे टेंडर निकाल के लगाते हैं, उससे बेहतर है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है वो स्नो कटर क्यों ना लाएं? जबकि एक कटर की कीमत सिर्फ 10 लाख से 18 लाख आती है। अगर सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी 2 इसमें तहसीलों में सिर्फ 3-3 स्नो कटर रखे जाएँ, हमारे इस वक्त जो MLA साहब हैं उसका 4 करोड़ का फंड है, क्या वो 1 साल के 1 करोड़ की मशीनें ही लाए ना? अगर लोगों को सहूलियत पहुंचानी है तो 1 करोड़ रुपया वो स्नो कटर के लिए दे दिए। चलो दूसरे टर्न पे आ जाएं, बाकी डिपार्टमेंट ठीक है। आप कुछ कहना चाहते थे जी? अब आपको उम्मीद क्या नजर आ रही है कि अभी हुकूमत के पास 3-4 साल का वक्त है, कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनको आप समझते हैं कि एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए सर, पहले मैं ये बताऊं, हम एक्सपेक्ट करते थे कि 1.5 साल की इतनी मुसीबत झेलने के बावजूद अब शायद हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। जब हमारा बजट सेशन शुरू हुआ तो बजट सेशन में जाते ही आपने कल देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने MLA थे उल्टे बोर्ड लेके हाउस के बाहर बैठ गए प्रोटेस्ट पे कि हमें स्टेटहुड दे दो। यानी वो ये जितलाना चाहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो अंदर जब सजाद गनी लोन साहब ने एक रिटर्न रेजोल्यूशन उनको दिया कि स्टेटहुड के बारे में, तो वो उनके स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ क्या होने वाला है? तो ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है जी? आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है या जो आप मसाइल समझते हैं कि एड्रेस करने की ज़रूरत है स्पेशली इस तहसील के अंदर? देखिए साहब जी, हाँ मैं लोकल इश्यूज़ की बात करूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम ही लोकल इश्यूज़ को लेके। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा कि हमारे प्रॉब्लम्स का 50% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो NHPC के CSR कंट्रीब्यूशन में है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो कंट्रीब्यूशन जो है जो CSR का होता है, NHPC करती है, वो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ के लोगों का जो हक है वो उनको मिलता नहीं। वो कहीं सोपोर टंगमर कहाँ चला जाता है। तो हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए सबका, अक्रॉस द पार्टी लाइन, जितने भी लोग हैं, कि हम इस चीज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं कि ये जो CSR है, हमारी ज़मीनें गई हैं, ये सारा कुछ ख़त्म हुआ है, ये CSR का पैसा हमारे उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लगाया जाए, जिससे हमारी किसी हद तक जो है ये पार्क की जहाँ हम कर रहे हैं, आप देखिए ये पार्क बना के NHPC ने दे दी, लेकिन ये लावारिस है, यहाँ के बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं है। एक केयर टेकर भी NHPC इस पार्क को नहीं दे रही है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन NHPC के वहाँ हो सकता है, और अगर हम लोग इकट्ठे हो। आप CSR की बात, राबिया जी आप बताएं, जैसे आगाज़ में आपने कहा कि फेलियर है गवर्नमेंट का, लेकिन अभी क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप समझती हैं कि गवर्नमेंट को, लोकल MLA को उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सो दैट समहाउ जो इश्यूज़ है इसका एड्रेस हो? देखिए, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त की, लोकल MLA जो है, हम उनको इस वक्त कोई लग्जरी नहीं मांग रहे हैं कि उन्हें हमारे लिए उतना कुछ आगे जाना है कि लग्जरियस लाइफ में जो उड़ी के लोग मार रहे हैं मुझे उनको जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो उन्हीं को पूरा करें। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं। देखिए, मैं इस असेंबली को डिफंग नहीं मानती। ये अगर डिफंग है तो असेंबली क्यों है? अगर वहाँ पे हमारे लोगों को इनको इलेक्ट करके असेंबली में भेजा है तो वहाँ पे ये इस चीज़ को बात करें, इस चीज़ पे मतलब अगर इस चीज़ पे वहाँ पे डिस्कशंस होगा, हमारा उड़ी का नाम कहीं से उठेगा कि लगेगा नहीं जी 4 पावर प्रोजेक्ट से पूरे मुल्क को जो उड़ी रोशन कर रहा है, उस उड़ी के लिए भी कुछ है, हमारे लिए भी CSRs में कुछ, हमारा वेलफेयर भी कुछ, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए जितना जल्दी हो सके। मोहरा का पावर प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, उसको काम, ताकि हमारे लिए वो उससे मदद मिले। आपका, जैसे मैंने पहले ही आपसे बात की, उसमें कहा हमने आपके PHCs है, इनकी अपग्रेडेशन, आपके स्कूल्स की अपग्रेडेशन, हेल्थ सेक्टर हमारा बेटर बने। ठीक है, एक चीज़ पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, सिंपल सी एक बात थी, बिजली का बिल वो जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा आया था, 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार था, तो हमें पिछली बार क्या हो गया कि एक लोक अदालत कंडक्ट हुई। ठीक है, उस लोक अदालत में लोग हज़ारों की तादाद में कोर्टों में आ गए, प्री लिटिगेशंस डाल दी कि हमें जो बिजली का बिल है वो माफ़ करिए। आपको पता है वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे जब इंटरवीन किया पैनल लॉयर्स ने, जज साहिबान ने, वहाँ इंटरवीन होने के बाद वही हुआ। अगर हमारे MLA साहब ने इन डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन की होती कि इतने दूर से लोग आ रहे हैं, ये बिजली का बिल माफ़ करो, माफ़ तो आप करोगे नहीं, लेकिन जो इसका सरचार्ज है वो आपने फिर भी उतारना है। जो एमनेस्टी स्कीम आपने मार्च तक रखी है उसने आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। वो काम जो लोक अदालत में लोगों को इतने दूर से आना पड़ा वो वहाँ पे हुआ। अगर ये काम लोगों को घरों में बैठ के होना पड़ा। तीसरी चीज़ देखिए, आप जब हम लोड की बात करते हैं बिजली की, आप एक आम बोनियार का शहरी जो इधर प्लेन्स में रह रहा है, एक लिवलीहुड जिसका है, और आप जो अपर रीच पे चोटाली, शुमाली, दुदरन का बंदा है, उसके घर में एक लैंप जल रहा है। बोनियार के बंदे का लोड अलग है,
اس کا لوڈ الگ ہے. تو آپ ان دونوں کا بجلی کا بل ایک جیسا نہیں لا سکتے. کیا آپ اس ڈپارٹمنٹ کو, ہمارے ایم ایل اے صاحب, یہ چھوٹی سی چیز کرنی ہے, ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن کرے, ایسس کرے لوڈ, اس کے گھر میں کتنا لوڈ, اس کو اسی طرح سے بجلی فیس. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسک ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک سرپنچ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ابھی کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ ایم ایل اے صاحب 3.5-4 سال کے دوران یا 4 سال کے دوران کچھ مسائل حل کریں گے, یا کہ ایسے کون سے مسئلے آپ کو لگتا ہے کہ حل کرنے کی ضرورت ہے؟ دنیا تو امید پر قائم ہے, اور ہم نے بھی امید رکھی ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں بیٹھی ہے. وہ تنخواہیں لینے کے لیے نہیں, لوگ اپنے ٹیکس دیتے ہیں اور ان کی تنخواہیں ان ٹیکس سے جاتی ہیں. ان کو ہمارے لوگوں کا خیال رکھنا ہے, اور اپنے 4 سالوں میں, جو 4 سال ابھی ہیں, ان میں انہوں نے پورے کام کرنے ہیں. ابھی 1 سال گزر گیا, تو ہم نے امید رکھی ہے انشاءاللہ کرے گی. لیکن ایک چیز جو ہے جس سے ہمارے سماج میں, خاص کر کے اوڑی اور بونیار میں ایک ڈسکرمنیشن پیدا ہو گئی ہے, وہ ہے ایس ٹی کے بارے میں. اور اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارا اس وقت اسمبلی چل رہی ہے, ہمارے ایم ایل اے صاحب یہ ریز کریں کہ بھائی جو ایس ٹی پہاڑی کو ملا ہے وہ سب کو دیا جائے. پورے سب ڈویژن جو ہمارا اوڑی ہے اور بونیار ہے, سب کو ملنی چاہیے, تاکہ ہمارا جو محبت کا پیغام تھا وہ جاری رہے. ایسا نہ ہو کہ نفرتیں پیدا ہو جائیں. اس وقت سب سے اہم سمجھا تھا وہ تھا ان ایمپلائمنٹ ریزالو کرنی. اس کے بارے میں کام کرے ہماری حکومت, کے امپلائمنٹ جنریٹ کرے, تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بری عادتوں کا شکار نہ ہو جائیں, اس میں مبتلا نہ ہو, روزگار ملے. جی آپ بتائیں, جیسے آغاز میں آپ نے کہا کہ ایس ٹی کا مسئلہ اٹھایا, اس پہ سب نے اپنی بات رکھی ہے. ایسے اب کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, یہاں پہ جنرل آپ کا جو پروگرام ہے وہ بیسڈ آن جنرل چیزوں کو, ایشوز پہ ہے. آئی ول بی اسپیسیفک ٹو مائی ایشو وچ آئی ہیو ریزڈ. میں نے عرض کی تھی کہ ایٹ لیسٹ جو یہاں پہ جو مارجنلائزیشن ہو رہی ہے, اس پہ ہر ایک سیاسی دھڑے کا, جتنے بھی وہ اوڑی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کانگریس ہے اس کو ریپرزنٹ طاہر صاحب کرتے ہیں, چاہے نیشنل کانفرنس سے جس کو سجاد صاحب ریپرزنٹ کرتے ہیں, پی ڈی پی کو منیب صاحب کر رہے ہیں, بی جے پی کو جو بھی صاحب کر رہے ہیں, لیکن دے آل آر ریپرزنٹنگ دا پیپل. کیا یہ کسی کمیونٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں؟ اگر ہر ایک پارٹی کسی کمیونٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیفائن کریں. میں ایک کامن سا آدمی ان سے پوچھتا ہوں یہ سوال. اگر یہ کسی کمیونٹی کو ریپرزنٹ نہیں کرتے ہیں, اگر یہ اوڑی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں, تو یہ تو اوڑی کا ایشو ہے. وائی دے آر سائلنٹ اباؤٹ اٹ. ایک بندہ جو پاور میں ہے وہ اس کا سٹینڈ نہیں ہے کہ بھائی اوڑی میں کون پہاڑی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے, کون نہیں رکھتا ہے. تحصیلدار یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے. ہی از ڈیسائیڈنگ ایٹ دا ڈکٹیشنس آف اے پرسن ہو از بیہائنڈ دی کرٹن. تحصیلدار کے پاس کون سا ریکارڈ ہے جو یہ سرٹیفائی کرے گا اوڑی میں کون پہاڑی ہے, کون پہاڑی نہیں ہے. اب جو کرائٹیریا ہے ایس ٹی کو گرانٹ کرنے کا ایز پر لا, جو جن چیزوں پہ اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے, یہاں اوڑی میں پرسن اے اینڈ پرسن بی بوتھ آر اپلائنگ فار دا ایس ٹی. اب اے کو مل رہا ہے, بی کو نہیں مل رہا ہے. مائی کوشچن ٹو تحصیلدار اینڈ ٹو دیز پولیٹیکل پارٹیز از دیٹ what is the document which substantiates A that he belongs to پہاڑی کلان community؟ کچھ نہیں ہے. the point is that اگر 2 آدمی یہاں پہ ایس ٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, دونوں they are situated similarly. صرف ایک لمبردار اور ایک چوکیدار کے کہنے پہ تحصیلدار جو ہے وہ ایک کو پاس کرتا ہے اور دوسرے کو ریجیکٹ کرتا ہے. اس کے لیے جو میٹیریل ہے, جو ڈاکومنٹس ہیں, وہ سب کے پاس ویسے ہی ہے. وہ اس بندے کے پاس بھی ہے جس کو مل رہی ہے, وہ اس بندے کے پاس بھی ہے جس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. تو آن دس پوائنٹ ایٹ لیسٹ آئی وانٹ دیٹ دیئر شوڈ ہیو بین اے کلیئر اسٹینڈ بائی نیشنل کانفرنس. نیشنل کانفرنس کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کانگریس کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, بی جے پی کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اگر یہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, سب کا ساتھ سب کا وکاس اگر ہے, تو یہ تو ایک کامن ایشو ہے, سب کا ایشو ہے. کامن ایشو ریز کیا ہے, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جی ان کا اوبویسلی, اور سیاسی جماعتوں کا ایبسلیوٹلی رائٹ. جی آپ بتائیں, چونکہ جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے, وہ بات اپنی جگہ پہ کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ کام کرنے کی
बेहद ज़रूरत है? देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा नौशेरा से, क्योंकि नौशेरा उड़ी कानशवंशी का पहला गांव है इस साइड से, और उस साइड से जैनपुरा। ये पुरानी जो हमारी कानिश डिलिमिटेशन से पहले, तो हमारे नौशेरा में एक रोड है जो इस्माइल साहब को भी पता है, जो इनके एमएलए साहब को भी पता है। 2006 में रोड बना है और 2006 से 2026 तक उस रोड पे एक ही बार मैग्नेमाइजेशन हुई है, जब वो पहली बना है, वो भी पार्शली, कंप्लीटली नहीं। और उसके बाद वहाँ किसी ठेकेदार साहब ने काम किया, 2023 में उसमें स्टे आ जाता है और 2026 में भी उसका स्टे ख़त्म नहीं हो जाता है। और हमारे एमएलए साहब उसमें बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, जबकि वो लॉ अफसर के पास जा सकते थे, उनको बता सकते थे जिसने स्टे किया है उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करो, तो हमारे लोगों का जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ लोग हमेशा पिटते रहते हैं कि यहाँ हमारे पूरे इलाके में आप देखेंगे लगभग 75 किलोमीटर, अगर हम उड़ी से बराबर जैनपुरा या शीरी तक देखेंगे, हमारे पास फायर सर्विस नहीं है, परमानेंट फायर सर्विस नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी। और हर साल हमें पिछले 1 साल से 2-3 महीनों के लिए फायर सर्विस की गाड़ी टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे भेजी जाती है, उसके बाद उसको मार्च में वापस लिया जाता है। 2 इश्यूज़। और हमारा पावर का इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ जो हमारा बिलिंग स्केल है उसको देखें, यहाँ जो मीटर्स लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। हमारा जो मीटर्स लगा रहे हैं यहाँ, उसको रोकना चाहिए, करने की जरूरत है। ठीक है, लास्ट पे आप कहते हैं कि आपको क्या उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अब क्या हो सकती है? शायद अगर ये काम कर सकते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, नहीं तो उम्मीद इतनी है कि जो एमएलए साहब का एमएलए फंड है वो उनके वर्करों पे इस्तेमाल किया जाएगा, उनको खुश रखा जाएगा, और अगले इलेक्शन में उसी फंड से अपना वोट लिया जाएगा। क्या बात है। ठीक है, ठीक है जी, आप जवाब देंगे? जवाब दीजिए। पहले तो मनीष साहब ने कहा कि एक रोड इनका होंडी टू नौशेरा एक रोड है जो अननिबाड़ था, मगर वो ठेकेदार की जो है नालियत की वजह से वो बर्बाद हो गया। उसके बाद जो है ये रोड में वो ठेकेदार जो है हाई कोर्ट में चला गया। मैं खुद हाई कोर्ट में जाता हूँ, वहाँ पर मैंने खुद गया हाई कोर्ट में। और उसके बाद जो है ये इनका रोड जो है इस वक्त PMGSY में 2nd फेज़ में इंशाल्लाह चला गया है। वो सेंटर को, हमारी स्टेट से जो है सेंटर को ये रोड चला गया है और इंशाल्लाह अगले साल वो अप्रूव हो। दूसरी बात, किसी भी सड़क जो है, हमारे जो डिपार्टमेंट है, R&B डिपार्टमेंट हो, PMG डिपार्टमेंट हो, उन्होंने सड़कों को 24 घंटे के अंदर जितना भी उनके पास मैन पावर था अपनी जो है कोशिश करके, इस वक्त भी आप चौटाली में जाइए 4 फुट बर्फ है, इधर दारा कुंजन में जाइए 5 फुट बर्फ है, उन्होंने अपना जितना भी उनके पास सोर्सेस था अपना लगाया। इस वक्त मैं कहूँगा कि उड़ी और बनियार के अंदर आपको कोई रोड जो है वो बंद नहीं है। शबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि स्नो कटर की, तो इंशाल्लाह इनकी बात को हम ये पूरा जहन में लेते हैं और मैं एमएलए साहब तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि जो JCPs लगाई जाती हैं रोडों को, वो JCP से हमारा मैग्डम जो है वो डैमेज होता है, तो इंशाल्लाह हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट को हल किया जाएगा। हल क्या? ऑडियंस में एक सवाल है जी, आप सवाल बताएं, किनसे सवाल है? क्या सबसे पहले मैं इस्माइल साहब को कहना चाहता हूँ, इस्माइल साहब आप DDC है और अभी भी चौटाली रोड बंद है। दूसरी बात यह कि यहाँ बहुत सारे हमारे लोगों ने कहा ST2 जो दिल्ली ने दिया था, उस वक्त डिप्टी होम मिनिस्टर के पास मैं भी था, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा, ये उड़ी के लीडर्स ने रखा है और इसके ख़त्म करने सभी पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है। तीसरी बात, हम अमेरिका को उड़ी के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी उड़ी अभी भी उस मुकाम पे है जहाँ पे अभी हमारी स्कूल बिल्डिंगें नहीं है, अभी हमारे रोड्स नहीं है। बागा दुदरन की बात की जाए, उन लोगों को ST2 से महरूम रखा जाता है, अभी भी वहाँ पे ना हॉस्पिटल है और ना रोड है, और अगर उनको महरूम रखा जाता है, बाबा गैरन और ये चीज़ें कि उड़ी में नामला वहाँ गरकूट के लोग इस चीज़ से महरूम है। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि 15 दिन से अभी जो है पावर से महरूम है। हम चाहते हैं कि हमारी जो बिल है इस महीने 300 रुपये आनी चाहिए, क्योंकि आनी चाहिए। ये आवाम के बुनियादी मसाइल है। ऑडियंस में एक और सवाल है गुलजार साहब का, जो कि जर्नलिस्ट है। गुलजार साहब क्या कहेंगे आप? बारामूला के ज़िले में जो बोनियार का इलाका है, यहाँ पर जो मसाइल पर बात की गई है और इन्होंने 75 साल पहले जो मसाइल थे उन पर बात कर रहे हैं। ये इसका मतलब कि जो प्रायोरिटीज़ में इन्होंने सड़क, पानी, बिजली पर ही बात की कि उनकी अदम दस्तयाबी अभी भी मौजूद है 75 साल के बाद भी। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी सरकार यहाँ पर बनी है, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया?
क्या उन्होंने यहाँ पर कभी अभी तक कुछ नहीं किया है? रही बर्फ़ की सफाई की बात, यहाँ पर बिजली को रेस्टोर करने की बात, ये मामलात है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बजट जो है उसको हम जम्मू कश्मीर का बजट हमारा सिर्फ 30% शेयर रहता है और हमारे वसाइल जो है वो 30% ही तक हो जाता है और हम मुनहसिर हैं मरकज़ पर और जम्मू कश्मीर का बजट है मुनहसिर मरकज़ पर। अगर मरकज़ ही इनको सपोर्ट नहीं करेगा, इस यूटी को सपोर्ट नहीं करेगा तो ये मसाइल जो है ये जो के तो ही रहेंगे। बात है। गुलजार साहब ये कहते हैं कि आज एआई का ज़माना है लेकिन फिर भी हम सेंटर पे इन्हिसार है। जी एक नौजवान का सवाल है, जी बताएं क्या? सर मेरा नाम निशात है सर। सर मेरी सब पार्टियों से एक रिक्वेस्ट है सर, जब भी उड़ी बोनियार में कोई बीमार हो जाता है सर उसे जीएमसी बारामूला या फिर श्रीनगर लिया जाता है, लेकिन सर आज तक किसी ने ये बात नहीं की कि उड़ी बोनियार में भी एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए जिसकी वजह से मरीजों को बारामूला ना जाना पड़े सर। इनका सवाल ये है कि उड़ी और बुनियार में जब कोई पेशेंट कोई बीमार हो जाता है तो उसे जीएमसी बारामूला श्रीनगर लिया जाता है, हम यहाँ पे एक बड़ा एस्टैब्लिश हॉस्पिटल कायम कर सकते हैं। मुख्तसर अब देख लिए, मैंने इससे पहले 2 सेक्टर्स को किया था। अब जो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर है, हमारे एजुकेशन सेक्टर की ये हालत है कि आज भी हमारे बच्चे जो मानो LKG से लेके 5th तक जो प्राइमरी स्कूल है उसमें 2 कमरे हैं। आप मुझे ये बताइए कि 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और 6 क्लासें 2 रूम्स में पढ़ा रहे हैं और जबकि जो रेशो है टीचर और स्टूडेंट रेशो है वो 1:16 है और हमारा एक टीचर बेचारा जो है वो 50 बच्चे को पढ़ाता है। ये क्या इंसाफ है? ये इंसाफ जो है ये इन गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसलिए सवाल करेंगे कि मैक्सिमम टाइम जो जम्मू व कश्मीर में रही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस NC की रही है। चलते चलते आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जिस तरीके से उन्होंने कहा हेल्थ के सेक्टर और बड़ी मुश्किल हमें ये आ रही है कि आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा था और इसमें इतनी नेग्लिजेंस की गई, एक माफिया क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जिसमें ये है कि आप देख सकते हैं जहाँ से अच्छा स्टोन निकल रहा है वहाँ पे ये 100 मीटर कटिंग क्रॉस कर गए हैं और इन बारिशों की वजह से वो पूरा ऊपर से जितना भी स्लाइड था वो नीचे आ गया है। मैं आपको परसों की एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें एम्बुलेंस बराबर 2.5 घंटे रुकी रही, उसमें एक पेशेंट था। तो हमारी ये गुजारिश है आपके इस चैनल के माध्यम से DDC साहब से भी, MLA साहब से भी और DC बारामूला साहब से भी कि इस पर एक पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि काम किस तरीके से हो रहा है ताकि जो लोग हैं वो सफ़र ना करें। एक अच्छा सवाल रेज किया है कि जो नेशनल हाईवे पे काम हो रहा है उड़ी पे, इस पे देखने की ज़रूरत है, कहीं इसमें भी माफिया अपना जो है माफिया चला रहे हो। क्या कहेंगे आप चलते चलते हम ये कहेंगे सर कि हमारा ये जो ST है इसका हल होना चाहिए। ST का हल होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बस आखिर पर यही ST का हल होना चाहिए। और यहाँ इस्माइल साहब से ये सवाल है कि कसी का रोड आज तक अगर आप लोगों ने हर वक्त उस वहाँ रोड का धोखा दिया लोगों को तो उस रोड का क्या हुआ? इस्माइल साहब कसी का रोड का क्या हुआ, जवाब दीजिएगा। सर कसी का रोड पहले इसमें टेंडरिंग हो गई थी नबार्ड में और वो नबार्ड में उसका टेंडर जो है ठेकेदार ने काम नहीं किया, उसमें डिपार्टमेंट की भी कुछ गलतियां हैं, उस वक्त के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की गलतियां। बाद में डॉक्टर साहब ने इसका जो है DPR जो है बनाकर अंडर PMGSY जो है सेंटर को, स्टेट ने सेंटर को ये रोड भी कसी रोड, हंडी नशहरा रोड, प्रांतकुत्रा टू बनाली रोड और उसके बाद एक रोड और है ये गगड़ हिल मैदाना टू लाइडी, ये 4 रोड जो हैं ये इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो हैं ये भेज दिए हैं PMGSY और 4 रोड हमारे जो हैं इस वक्त चलते हैं। मैदाना टू चौटाली टू संभाली हमारा रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, बेला टू खोशामरग हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, सुचन टू बदना नूरखा की बात हो रही है। अच्छा, सुचन टू लिम्बर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, जमूर पट्टन हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये बनियार के और 5 रोड हमारे उड़ी कंस्टिट्यूंसी के अंदर है और उसके बाद बगना रोड जो है, बगना रोड में हमारा जो है बगना इस्लामाबाद अंडर जो है PMGSY था वो कंप्लीट हो गया और बगना रोड के लिए मैंने बख्शी साहब को परसों कहा कि 15 लाख रुपया, वो परसों में चीफ इंजीनियर के साहब के पास था, डॉक्टर साहब ने चिट्ठी लिखी है, वो 15 लाख रुपए के इंशाल्लाह टेंडर जो है 5-8 दिन में हो जाएगा। जी आप बताएं मुझे साहब। देखें सर, मेरी इनसे यही अर्ज़ रहेगी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक का पहले तो हमारा जो बिजली का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं इस्माइल साहब से ये बोलना चाहूँगा आप MLA साहब के फंड से कितना हमें देंगे? क्या हमारा 50 MVA ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होगा या उसी 20% पे ही आप काम चलाएंगे जो हमारा 20 MPA? हमारे कहने का मतलब कि 50 MVA ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करें और उसके लिए इनको अपने फंड से देना पड़ेगा जो प्रोविज़न है, क्योंकि इससे पहले जब नौशेरा टू शहरी तक जो ये ट्रांसमिशन लाइन थी, इस लाइन के लिए ताज साहब ने अपने फंड से, ताज मोहिद्दीन साहब ने अपने फंड से
34 लाख या 54 लाख मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पैसा इसके लिए दिया था रिस्टोरेशन ऑफ पावर्स के, इसी तरह 2 दिन में वो पावर आया था। दूसरी बात जो इन्होंने कही नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट की, हमें उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिन बच्चों के साथ वादे किए गए इस वक्त आप देखें उड़ी अब वो उस तरह का नहीं रहा है। उड़ी में इस वक्त 2 डिग्री कॉलेज हैं जहाँ से बच्चे आउटपुट होकर आते हैं, मिसाल के ग्रेजुएशन करके आते हैं। अब बच्चों के पास उतने रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास नहीं है जो वहाँ जाके आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाएँ। जिन बच्चों ने पीजीज वगैरह करके यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग्स की है, आपको मैंने इससे पहले भी एक बार अर्ज़ किया था, उन बच्चों के लिए आपके पास क्या फ्यूचर है, उनको आप लेकर आपके पास क्या प्लान है, उन बच्चों की नौकरियों का, बाकी चीज़ों का। जो हमारे यहाँ कैजुअल्स हैं उनके लिए इस वक्त आपके ये जो बजट सेशन चल रहा है, आप सारे लोग उस चीज़ पे जोर लगा के ये देखें कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है, कितने कैजुअल्स, कितने बागी लोग जो हैं, कितने टीचर्स हैं। उम्मीद तो नहीं लगती इस वजह से एक अर्ज़ करूँ आपसे, पिछले दिनों हमने एक फ़ोटोग्राफ देखा उमर अब्दुल्ला साहब का, सकीना यतू जी का, सबका, कि हमने जी जितने वोकेशनल टीचर्स हैं उनकी सैलरीज इनहेंस कर दी। तो मुझे भी खुशी हुई, मैं बिस्तर से खड़ा उठ के मैंने उसको देखा। जब देखा तो वहाँ क्या था, 24,000 उनकी ऑलरेडी सैलरी थी, 25,000 कर दिया। जब आपकी सैलरी 80,000 से 3 लाख हो सकती है, क्या वो 1,000 डिजर्व करता है? तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, झूठे वादे लोगों को मत करें। तो ये 1,000 बढ़ा के आप मीडिया में आ जाएंगे, ये शो झूठे वादे लोगों से न करें। जी इस्माइल साहब बताएं। जैसा कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने इस साल अभी 20 लाख रुपए जो हैं पावर सेक्टर के लिए दिए हैं, और मैंने इन 5 सालों में 2 करोड़ रुपया जो है बनियार कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसफार्मर्स के लिए जो है वो अपने डीडीसी ग्रांट से दिया, 2 करोड़ रुपया। वो आपको मैं दिखाऊंगा किस किस का। दूसरा इन्होंने कहा कि जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर साहब जो हैं हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब कोशां हैं, और इंशाल्लाह हम जल्दी ही इंशाल्लाह जितना जल्द मुमकिन हो सका हम सब सेंटर का जो बनियार की पीएचसी है इसको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा इंशाल्लाह दिलाएंगे। बकाया पावर जितना भी है इंशाल्लाह पावर पर जो है सियासत मत करें, पावर पर जितना भी हम खर्च करेंगे इंशाल्लाह वो लोगों के लिए है, वो लोगों का है। और इंशाल्लाह इन 5-6 दिनों में जो है आपको तकलीफ जो जिन लोगों को हुई है हम माजरत ख्वाह हैं लोगों से, इंशाल्लाह आज आपका पावर बहाल हो जाएगा। आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब कहते हैं कि बिजली पे सियासत ना करें, जी क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे चलते चलते गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि ये उड़ी के स्टेज 2 का जो टेंडर हुआ है ये जल्दी इसका काम लगवाएं, ताकि बेरोजगार जो नौजवान हैं हमारे कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ शुरू करवाएं जिनसे कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिले। राबिया जी चलते चलते क्या कहेंगे आप? सर मैं कहूँगी कि जो हमारी असेंबली है एम्पावर्ड है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है मैराथन्स के साथ साथ स्की के साथ साथ इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक कुछ अच्छा करे तो अच्छा होगा। अच्छा करें। जी चलते चलते क्या कहेंगे? जी हमारी इतनी गुजारिश है, एक तो हमारा CSR जो है एनएचपीसी का, एनएचपीसी फर्स्ट और सेकंड का CSR सिर्फ हमारे सब डिवीजन पर खर्च हो, क्योंकि हमने सफ़र किया है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना चाहिए। दूसरी बात जो है सर, वो दूसरी बात ये है कि 50 MVA का ट्रांसफार्मर LGHP पर जल्दी से लगना चाहिए, ताकि हमारा बोनियार जो है दोबारा कनेक्ट हो जाए LGPH से। ठीक है, आप बताएं मुख्तसर आखिर। मुख्तसर में 2 लाइनें बताऊंगा। बड़ा दुख हुआ, लीडरशिप की जो आइडियाज़ होने चाहिए वो पानी सड़क से ऊपर होने चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं यहाँ पे आया था कि मैं किसी इश्यूज़ पे इनका टेक जानना चाहता था, यहाँ पे सिर्फ सड़क पानी और इशू पे चल रहा है। बिजली के मामले पर दुख हुआ। आप तो मैं लास्ट पे इतना कहना चाहूँगा, एक हमारे हेल्थ सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा PHC है उसको CSC बनना चाहिए, और दूसरा हमारा एजुकेशन सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हमारे इलाके में तहसील में एक स्कूल है जो कि बागदुदरन में है, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 512 में से 504 वोट लिए हैं। वो स्कूल 16/18 के कमरे में है, और वो कमरा भी वहाँ के टीचरों ने बनाया, पब्लिक ने नहीं बनाया है। यहाँ के टूरिज़्म पे बात करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो बेरोज़गार नौजवान है वो अपनी दिहाड़ी लगा पाए, वो अपना रोज़गार कमा पाए। टूरिज्म पर ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी सवाल हम ऑडियंस में से लेंगे। जी क्या कहेंगे लास्ट? सर जितने भी लीडरान हैं इनसे गुजारिश है कि चंदियों की सियासत छोड़े, यहाँ पे जो बेरोजगारी है उस पे बात करें, और टूरिज्म उड़ी में जो है हर जगह पे अगर इस पे फोकस किया जाए तो यहाँ का रोजगार जो है वो बढ़ सकता है। मेहरबानी करके उसकी कोशिश जो है तमाम तर लीडर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने इस प्रोग्राम में सभी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला, हमारे आज के इस खास ओपन टॉक डिबेट में शामिल हुए हैं। कुल मिला के बात यही है कि उड़ी में मसाइल का अंबार है। टूरिज़म को लेके बात करें, बिजली को लेके बात करें, स्कूल को लेके बात करें, एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, जितने भी सेक्टर्स पर हम बात करेंगे तो मसाइल का अंबार है। कुल मिला के बात यही है कि MLA उड़ी को यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया है, और वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली में
मौजूद है। लेकिन क्या वाकई बोनियार और उड़ी और इसके मुल्हिका इलाकों के मसाइल का हल होगा, खासकर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हेल्थ और दीगर सेक्टर्स को लेके? उम्मीद तो यही है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज के ओपन टॉक डिबेट में हमारी टीम पहुंची थी ज़िला बारामूला के उड़ी के बोनियार तहसील में। यहाँ बात हुई है। अगले प्रोग्राम में दूसरी जगह शामिल होंगे। इसी तरह से बहस मुबाहिसे, तज्ज़िये, तबसरे होंगे और आवाम खुल के अपनी बात सामने रखेगी। ये बात ना सिर्फ ऐवान बाला तक पहुँचेगी बल्कि मुल्की हुकूमत तक भी पहुँचेगी। इसी उम्मीद के साथ आज के मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साहिल मजीद, टेक्निकल हेड कश्मीर समीर वानी, हमारे नॉर्थ कश्मीर के हेड इरशाद भट्ट और हमारे असिस्टेंट मोहम्मद यूसुफ के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़, उरी, बारामूला।